हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्केट में न्यूज आती है कि अगर समझो कि रतन टाटा सर ने या मुकेश अंबानी जी ने किसी में हिस्सेदारी ले ली तो वो स्टॉक में क्या होता है, आग लग जाती है, राइट। और सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तो ऐसा ही एक शेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहां पर रिलायंस यानी मुकेश अंबानी जी ने हिस्सेदारी ली है और स्टॉक रॉकेट हो गया है। कौन सा शेयर है आपको पता तो होगा, जल्दी से बताएं। तो हम इस स्टॉक की जन्म कुंडली खोलने वाले हैं और बहुत यूनिक एनालिसिस देने वाले हैं जिसको पता चल सके आपको क्या करना है। ये प्रॉमिस है और आप ही से कमेंट में मैं वो लास्ट में लेने वाला हूं। तो जल्दी से किस स्टॉक की एनालिसिस करने वाला हूं कमेंट में बताइए, क्योंकि हमें 2020 से जन्म कुंडली खोलनी पड़ेगी, उससे पीछे जाने का जरूरत पड़ता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी 2020 से शुरू करते हैं और रिटेल ट्रेडर कैसे फंसते हैं इसको भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है। उससे पहले कल से जो हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है उसको प्यार देने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए दिल से शुक्रिया। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिन जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हम इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन सिखाएंगे, जहां पर आपको रिवीजन, हैंड होल्डिंग सब कुछ मिलने वाला है। और जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करके इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल जो भी आप लोगों के साथ लर्निंग शेयर करता हूं, आप भी खुद से करके कमाने वाले हैं। और बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो 9708094321 पे आप कॉल कर सकते हो। तो हम आज जिस कंपनी की बात कर रहे हैं 2020 में बैंकरप्ट हो गई थी और एसबीआई ने 4000 करोड़ के डेट के लिए इंसॉल्वेंसी केस फाइल किया था, ठीक है। कहां पे? एनसीएलटी में। जिसके बाद रिलायंस ने एक मेजर स्टेक लिया था इस कंपनी में और स्टॉक काफी ऊपर गया और 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? जैसे ही ऊपर गया लोगों को लगा कि रिलायंस यानी मुकेश भाई ने, मोटा भाई ने उनके लिए लिया है और अब ये मरी हुई कंपनी अब तो आपको यानी लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न देगी। बट हुआ कुछ नहीं, 3 साल तक लोग फंसे रह गए और इसी का सारा हम खोलने वाले हैं पॉइंट। तो यहां पर कहानी ये है कि एक्चुअली देखा जाए तो सारे बैंक का मिला दें तो इस कंपनी पर 30,000 करोड़ का बकाया था, ठीक है, 30,000 करोड़ का। और यहां पर रिलायंस और उनके पार्टनर जेएम फाइनेंशियल आर्क ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के माध्यम से 5,000 करोड़ में सस्ते में ले लिया। अब उस समय तक बात करें जिस समय लिया, सितंबर के अंत तक, तो रिलायंस के पास आलोक इंडस्ट्री में 40% की हिस्सेदारी थी और जेएम फाइनेंशियल आर्क के पास 35% की हिस्सेदारी थी। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि महंगा माल बैंकरप्सी में गया, सस्ते में खरीद लिया बोली लगाकर, यानी डूबती हुई कंपनी को बचाया। और ये न्यूज आते ही रिटेल ट्रेडर को हाथों हाथ खरीदना चालू कि मल्टी बैगर रिटर्न देगा। लोग कभी ये नहीं समझते हैं कि बिग कॉर्पोरेट हाउस अपने भले के लिए डूबती कंपनी को खरीदते हैं, आपके भले के लिए नहीं खरीदते हैं। उनका कैसे भला है वो भी बात करेंगे। और सिर्फ ये कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी हो, आप भी बिजनेसमैन हो, आप अपने भले के लिए खरीदोगे। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि जब जस्ट डायल में भी मुकेश अंबानी, मोटा भाई ने जब पोजीशन ली थी लोग यही बात कर रहे थे, बट उसके बाद क्या हुआ ये आप बेहतर जानते हैं। तो 3 साल से लोग फंसे हुए हैं। अगर आप भी फंसे हुए हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि बात अगर पहुंच रही हो तो आपका कमेंट से दूसरे जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो एजुकेट होंगे कि नहीं भैया सही बोल रहा है। अब आते हैं ताजा खबर पर कि पिछले 6 सेशन में 80% से अधिक का रिटर्न दिया है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी में 3300 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और रिलायंस ने शेयर को प्रीफरेंशियल के जरिए खरीदा है। और 2 जनवरी को यह बात मार्केट को बताया गया और उसके बाद तेजी हो गया। तो आलोक इंडस्ट्री ने, पेरेंट कंपनी तो रिलायंस ही बन गई ना, तो पेरेंट कंपनी को 3300 करोड़ के प्रीफरेंशियल शेयर जारी किए। इसके तहत रिलायंस को 9% पर शेयर की रफ्तार से यानी दर से डिविडेंड का भुगतान होगा। इसके अलावा प्रीफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट की तारीख से 20 साल की अवधि तक किसी भी समय रिडीम किए जा सकते हैं। यानी मोटा भाई हर एंगल से सेफ है, 9 साल का 9% के हिसाब से डिविडेंड भी मिल रहा है, तो हर हिसाब से सेफ हुए ना। आपका क्या है? आपका कुछ नहीं है, उनका सब सही है। कंपनी घाटे में चल रही है, हालांकि घाटे को कम करने में कामयाब रही है, ये एक सही है। इसको अगर हम समरी में बात करें तो सितंबर की समाप्त तिमाही में कंपनी को 175 करोड़ रुपीस का कॉन्सोलिडेटेड घाटा हुआ था, जबकि 1 साल पहले 192 करोड़ रुपीस और एक तिमाही में 226 करोड़ का घाटा हुआ था, ठीक है। बट इसको हम और यूनिक वे में जाएंगे। यहां पर एक चीज और आप जान लीजिएगा कि इतनी ज्यादा तेजी होने के कारण बीएसई और एनएसई ने इस शेयर को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाल दिया है, एडिशनल सर्विलांस मेजर,
जब किसी भी स्टॉक में इस तरह की वोलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्टर को बचाने के लिए इस तरह से एडिशनल सर्विलांस मेजर में डाल दिया जाता है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उन चीजों को चेक करने के लिए। तो ये थी कहानी यहां तक की। अब हम थोड़े से इसके फंडामेंटल को सबसे यूनिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप समझ पाओ। तो कुछ पॉइंट वाइज हम एनालिसिस लेकर आए हैं, कुछ पॉइंट, कुछ सवाल। जल्दी से लाइक करके मोटिवेट तो कीजिए, और अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। तो कहानी यह है कि इंक्रीज इन सेल ग्रोथ बट निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का पिछले 3 साल में 28% CAGR से बढ़ा है, ठीक है, सेल जो है बढ़ा है, लेकिन 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ -8% है। ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि भले ही सेल बढ़ रहा हो, घर पे तो प्रॉफिट नहीं आ रहा, धंधा करने बैठे हैं, घर प्रॉफिट लाएंगे, माल कितना भी बेच लें क्या फर्क पड़ता है, सही है। अब आते हैं दूसरे, वोलेटिलिटी इन मटेरियल कॉस्ट। देखिए टेक्सटाइल बिजनेस मटेरियल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो कंपनी का यार्न बिजनेस क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, और प्राइस क्या होते हैं क्रूड ऑयल के, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। और रॉ मटेरियल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, ये तो अब गिरा है, ये तो आपको पता है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से घटकर 2% पे आ गया। यहाँ पर ये तो निगेटिव हुआ, बस इनके लिए अच्छी बात क्या है कि रिलायंस इनका पप्पा है। तो रिलायंस इनका पप्पा है तो पेट्रोकेमिकल डिवीजन सप्लाई वहाँ से होता है, तो इससे क्या हो गया, मटेरियल तो मिलता रहेगा, राइट। अब तीसरा, टेक और पे एग्रीमेंट विद रिलायंस। कंपनी ने रिलायंस के साथ 8 साल का टेक और पे एग्रीमेंट किया है, जिसमें रिलायंस अपने ऑयल रिजर्व से एक गारंटेड क्रूड ऑयल आलोक इंडस्ट्री के लिए अलग रखेगा, ताकि कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत ना हो और कंपनी कैश फ्लो मेंटेन कर सके। और साथ ही रिलायंस इस कंपनी को मार्केटिंग सपोर्ट भी देगा, जिससे वो दूसरे कंपनी को पॉलिस्टर प्रोडक्ट बेच सके। ध्यान से। चौथा पॉइंट है ओवर वैल्यूएशन का। कंपनी का वैल्यूएशन भी ज्यादा है। अब आप कहोगे कैसे सर, देखिए कंपनी लॉस में है तो हम पीई पीवी रेशियो में तो जा नहीं सकते हैं, तो यहां पर एक दूसरी एनालिसिस होती है जहां पर हम देखते हैं प्राइस टू एफसीएफ रेशियो। एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो। कंपनी जो भी पैसा अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से घर ला रही है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो बचता है उसे कैश फ्री फ्लो कहते हैं ना। तो कंपनी का प्राइस टू एफसीएफ रेशियो है 53.52, जबकि इंडस्ट्री का पता है कितना है, 17 के पास, तो महंगा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम होने की वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निगेटिव है, और कंपनी अपने फंक्शनिंग के लिए लोन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। और रिलायंस के लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर कंपनी को लोन मिलता है, क्योंकि उसके पीछे उसके पप्पा खड़े हैं। तो ले दे के गाड़ी इस तरीके से चल रही है। अब यहां पर एक पॉइंट और है, सिनर्जी बेनिफिट ऑफ रिलायंस। अब यही सारा करेगा खेल क्लियर और आपके पॉइंट को कर देगा क्लियर। तो कंपनी को एक्वायर करने से आलोक से ज्यादा, यानी आलोक इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, नाम क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्री की, तो आलोक इंडस्ट्री से ज्यादा फायदा रिलायंस को है, क्योंकि रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आलोक इंडस्ट्री को एक्वायर करने के बाद बढ़ गई है, जिससे रिलायंस का पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गया है। और साथ ही आलोक इंडस्ट्री के टेक्सटाइल प्रोडक्ट को रिलायंस रिटेल के थ्रू मार्केट किया जा सकता है, जिसका फायदा रिलायंस रिटेल को मिलेगा। ड्यू टू दैट रीजन रिलायंस रिटेल लिस्ट भी नहीं हुआ है, बट उसकी मार्केट में अलग ही भौकाल है। तो कहने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि देखो उनके पास तो इतने पैसे हैं कि उन्होंने आलोक में पैसे कम, अपने रिलायंस रिटेल को ग्रोथ करने के लिए पैसे आलोक में ज्यादा लगाए हैं। ये है सबसे सिंपल सी बात जो आपको सबसे सिंपल तरीके से समझनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो पैसे लगाए हैं तो कंपनी लॉस में भी है तो भी चल रही है, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका विजन है 20 साल 25 साल कुछ भी चले, क्योंकि रिलायंस रिटेल को क्या हो रही है, बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है, करेक्ट है। तो उस कंडीशन में ये ग्रोथ दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या हो, रिटेल भाई हो, आपके पास क्या है, पैसे कम है। आप जब पैसे लगाते हो आपको क्या चाहिए, क्विक रिटर्न चाहिए। वहां पर क्या होगा, आप अटक जाओगे, राइट। तो ये एक पूरा सिनेरियो देखा जाता है कि सामने वाला किस एंगल से लगा रहा है और आप किस एंगल से लगा रहे हो, क्योंकि सामने वाले के एंगल से आप मैच करोगे
तब तो आप बेनिफिट ले पाओगे। लेकिन सामने वाले का जो उसका मेन करता धरता है उसका एंगल ही अलग है और आपका एंगल अलग है, तो आप कैसे ले पाओगे, कभी ले पाओगे। वहां पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये जरूर है, जो कितना वैलिड हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, कि आलोक इंडस्ट्री में मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है। 24 अगस्त 2020 के करीब का हाई था 3580, यानी मोटा मोटा 36 रुपीज के आसपास का, वो 36 का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक टेक्निकल फैक्टर मिल सकता है। तो यानी टेक्निकल फैक्टर प्लस मार्केट का न्यूज, बट कंपनी में दम नहीं। बट मोटा भाई क्यों पैसा लगा रहे, वो आपको क्लियर हो गया। तो अब आप कमेंट में बताइए, आपको समझ में आया मोटा भाई क्यों पैसा लगा रहे हैं। उनका फोकस आलोक कम, रिलायंस रिटेल ज्यादा है, जो यहां पर दिख रहा है एज पर डेटा। तो आपको ये समझना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या आप मोटा भाई का विजन मैच करते हो तो गो अहेड, नहीं मैच करते हो तो दूर रहो। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं देते, आपको खुद का बॉस बनाते हैं, जिससे आप मालिक बन सको और खुद से डिसीजन ले सको। तो कैसी लगी जल्दी से शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, कि लोगों को भी मजा आए कि यार सीखा है और मजा आ गया दिल से। तो जय हिंद, जय भारत।